मेहरबान कदरदान, जरा दिल थाम के बैठिए कि आ रहे हैं ऑन एयर मेहमान। जी हाँ, एफएम रेनबो पर आगे आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेकर ऑन एयर मेहमान। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात जिस हस्ती से कराने जा रहे हैं उनके लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि वो एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने तकरीबन 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और हर फिल्म के किरदार को यादगार बनाने में लगा दी जी जान की मेहनत। इसीलिए आज भी उनके हर किरदार को बड़ी शिद्दत से याद किया जाता है, चाहे हम बात करें लावारिस फिल्म के राम सिंह की। गौर से देख दिलावर सिंह, मैं तेरे जुल्म से लिखा इतिहास हूँ। अधूरा इतिहास बोल बेवकूफ, क्योंकि उसका आखिरी पन्ना अभी लिखना बाकी है, जो आज तेरे खून से लिखा जाएगा। किसके खून से लिखा जाएगा, उसका फैसला अभी हो जाएगा। इतिहास बैसाखी से नहीं लिखे जाते लंगड़े, बारूद से लिखे जाते हैं। यह फिल्म तेजाब के इंस्पेक्टर गगन सिंह की। 7 आदमी, 16 औरतें और 40 बच्चे घायल हो गए, 3 लोग मारे गए, 42 दुकानें लूटी गई और आज तक हमारी पुलिस फोर्स को ये पता नहीं चला कि वो लोग कौन थे। सिर्फ इतना पता चला है कि लोटिया नाम के खतरनाक मुजरिम की गैंग थी, जिसकी तलाश पुलिस को पहले से है, मगर वो मोहिनी को कहां लेके गए उसका पता तक नहीं चल सका। वहां से जो मोटरसाइकिलें बरामद हुई थी, उनके मालिकों का कुछ पता चला? सर, वो सब चोरी की हुई मोटरसाइकिलें निकली। सर, वायरलेस पर एक मैसेज मिला है कि एक तड़ीपार अपने इलाके में दाखिल हुआ है। कौन है वो? मुन्ना नाम है उसका। आज से 1 साल पहले इस इलाके से उसे तड़ीपारी का हुक्म हुआ था। ये रही उसकी फाइल। ये तो महेश देशमुख है, मुन्ना कैसे हो गया? जी हाँ, ये हैं बॉलीवुड के जाने माने फिल्म अभिनेता सुरेश ओबेरॉय। दोस्तों, इससे पहले कि हम फिल्म अभिनेता सुरेश ओबेरॉय से बातों का सिलसिला शुरू करें, आइए पहले सुन लेते हैं इनकी ही फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये खूबसूरत गीत। परदेसी जाना नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा, वादा निभाना तुम याद रखना, कहीं भूल न जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं,
सुरेश ओबरॉय जी, कार्यक्रम ऑन एयर मेहमान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। सबसे पहले सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि 200 से ज्यादा फिल्मों की लंबी पारी खेलने के बाद आजकल आप किन किन कार्यों से अपने आप को व्यस्त रखते हैं? मेरे पास बहुत सारे काम है, व्यस्त रहने के बचपन से ही जी। ऑल इंडिया रेडियो में शुरुआत हुई थी जी, हैदराबाद में। तो तब से मुझे स्टूडियो बहुत पसंद है, तो मैंने अपने घर में स्टूडियो खोल ली है। अच्छा। वो भी अपने वार्डरोब में। अच्छा। छोटी सी अपने स्टूडियो खोली, रिकॉर्डिंग करता हूँ, एडिटिंग सीखता हूँ, बहुत सारे काम है दुनिया में करने के लिए। अच्छा। उसके लिए हमारा एक चैनल है ब्रह्मा कुमारी का जी, के लिए रिकॉर्डिंग करता हूँ, शूटिंग करता हूँ, बहुत काम है दुनिया में। मतलब ज्यादातर आपने जो बचपन का शौक रहा है, क्योंकि आपकी मधुर आवाज है, उसी को आपने अभी जरिया बनाया हुआ है। बचपन में तो मधुर आवाज का मालूम ही नहीं था ना जी। 10 साल की उम्र में तो आवाज ही लड़कियों जैसी थी जी। तो तब भी हमने मिमिक्री को वगैरह करते थे। कुत्ते की आवाज निकाल रहा हूँ, बिल्ली की निकाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ऐसे फिर धीरे धीरे फिर पता चला, लोगों ने तारीफ की, तो फिर फिल्म इंस्टीट्यूट में चले गए एक्टर बनने। मतलब आवाज तो बाद में पता चल ही गया था, रेडियो तो था ही, लेकिन वहां पर बहुत कम था स्कोप हैदराबाद में। जी। कितने प्लेज होते, बहुत कम प्ले होते थे। एक प्ले के उन लोग 10 रुपए देते थे, वो भी उसकी जरूरत नहीं होती थी, लेकिन फिर भी लोग ज्यादा थे, काम कम था। लेकिन मुझे एक्टर बनने का बड़ा शौक था। अच्छा। इसलिए फिर मैं फिल्म इंस्टीट्यूट गया, लेकिन वो जो बचपन का शौक है ना, उससे मुझे मेरी जिंदगी बचाई। यहाँ आके फिर मैं मुंबई आके ब्रिजभूषण जी है ना हमारे, जी जी जी, उनके यहाँ काम किया और सीखा भी, साथ हुआ मेरे। तो बहुत सारा काम किया इधर, फिर मॉडलिंग की, बाद में जाके फिर फिल्म मिली एक बार फिर लंदन में, और फिर प्रकाश मेहरा जी, तो उन्होंने आते मुझे काम दे दिया था, मुकद्दर का सिकंदर का रेडियो प्रोग्राम जी। एंट्री में ही मिल गया था, बॉम्बे आते उनसे फोन पे बात की, तो उन्होंने बोला कल आ जाना। तो क्या ये करना? मैंने बोला अरे बाप रे, इतना बड़ा काम 1 सेकंड में, ये तो 20-20 साल 10-10 साल सीनियर लोगों को मिलता है। बाद में फिर लावारिस और एक बार फिर के बाद तो फिर सिलसिला शुरू हो गया गाड़ी जी जी ऊपर वाले की कृपा है जी। अच्छा, बचपन की बात आपने जिक्र किया है, तो मैंने कहीं पढ़ा था सर कि आपके फादर की एक केमिस्ट की शॉप थी और उसके सामने एक थिएटर था, और वहां पे पोस्टर लगते थे जब बड़े बड़े हीरो के, तो आपके मन में भी आता था और आप कहते थे भी कि मैं भी एक दिन इस पोस्टर्स में दिखाई दूंगा। क्या ये सच बात है? हाँ, जमरुद महल थिएटर था जी, एबिड रोड पर हैदराबाद में। तो मेरे पिताजी की दुकान में उनका बहुत सारा बिजनेस था फार्मास्यूटिकल्स के अलावा जी। तो वहाँ बैठ के, मतलब उनका ऑफिस समझो, वहाँ बैठ के सारे बिजनेस, प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ करते थे। तो मैं कभी कभी बैठ जाता था उनकी गद्दी पे, तो देखता था यार ये कब पोस्टर हर फ्राइडे बदल रहे हैं, दूसरा आ रहा है, आज शम्मी कपूर है, एक बार देखा दिल तेरा दीवाना, बोला यार ये हमारी फोटो कब आएगी जी। बॉम्बे आए तो फिर यहाँ फोटोज तो आ गई अलग अलग मॉडलिंग में, आवाज रेडियो में मिल गई, लेकिन फोटो और वो मिला के फिल्म नहीं मिली 1978-79 तक। बाद में 79 में विनोद पांडे और प्रकाश मेहरा जी का काम मिला, लावारिस, और एक बार फिर बस। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा सर जी, क्योंकि फिल्मों में आने के बाद बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मुंबई तो हम पहुंच जाते, आप FTI के बाद पहुंचे, आपके पास काफी स्कोप था क्योंकि आपने एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी ली थी। आपकी मैडम ने आपको बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और उनके ही कहने पे आप जब जहां गए आपको सफलता मिली। उन्हीं के कहने से तो मैंने प्रकाश जी को फोन किया, उन्होंने बोला कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को जंजीर में अच्छा बड़ा ब्रेक दिया, तो आप उनको फोन पर बात करेंगे तो आपके वॉइस से वो इम्प्रेस होंगे, तो आपको बुला लेंगे, और वही हुआ। तो वो स्क्रीन वगैरह न्यूज़पेपर लेके के अंडरलाइन करके कौन सी नई फिल्म बन रही है, कौन प्रोड्यूसर बना रहा है, वो लिख के रखती थी रोज। मैं रोज के 5-6 लोगों को मिलता था, 5-7 लोगों को, पैदल चल के गाड़ियां गश्ती थी, क्योंकि बाकी पैसे टैक्सी के तो थे नहीं। बाकी स्ट्रगल तो शादी के बाद ही शुरू हो गई थी, क्योंकि शादी के 2 दिन बाद ही चला गया मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे।
1 अगस्त को शादी हुई है, 3 या 4 तारीख को मुझे ज्वाइन करना था। 1 को ही ज्वाइन करना था। मैंने टेलीग्राम दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं 2 दिन बाद आऊंगा। फिर देखो। तो क्या मैडम को पता था कि आप FTI ज्वाइन करने वाले हैं? नहीं। अच्छा, नहीं। उन्होंने तो एक बिजनेसमैन से शादी की, मैंने उनको धोखा दिया। अच्छा। धोखा इसलिए दिया था कि क्योंकि अपना भी ईगो था ना जी, कि अगर मैं इनको बोल दूं मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ और फेल हो गया तो गारंटी क्या है। तो फिर मैंने बोला मैं तो ऐसे ही डायरेक्शन का एक कोर्स कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला बिजनेसमैन है आप, हम क्यों फिल्म लाइन का कोर्स आप कर रहे हैं। मतलब मेरी जिद पूरी करें तो 6 महीने का कोर्स है। बाद में उन्होंने देखा 2 साल का है। फिर पहले तो सब घर वाले, उनकी माता जी, मेरे ससुराल सब नाराज थे। बाद में वही बोलते थे मालूम है ये कौन है, सुरेश ओबेरॉय की पत्नी है। हर दुकान में शॉपिंग में जहाँ जाते थे, सुनो जी ये सुरेश जी की पत्नी है। अरे बाप रे, है दुनिया दस्तूर है जी। लेकिन उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया। महलों में रहने वाली छोटे से कमरे में भी रहकर जिंदगी गुजारी है। महलों में क्या, बहुत बड़ा उनका तो उस जमाने के करोड़ों में टर्नओवर था उनके पिताजी का। जी जी। बिगेस्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर थे मद्रास में। तो उन्होंने खुद अपने कपड़े धोए, इस्त्री किए, बर्तन मांजे, खाना पकाया एक कमरे में। 50 रुपए पर वीक में खाना पूरा संभालती थी वो। बच्चे को स्कूल लेके जाना, स्कूल चलाना, सारा कुछ 50 रुपए पर वीक। जी। अच्छा, अभी जब आप मैडम एक साथ बैठते हैं, उन बीते लम्हों को याद करते हैं, तो किन किन बातों पर हंसते हैं या किन किन बातों पर रोना आ जाता है? बहुत सारी बातों पे हंसते भी है, रोना भी आता है। और पूछता हूँ मैं, तुम बहुत तकलीफ हुई थी? बोले नहीं, वो बहुत मजा आया, गुड डे, अच्छा था। और एक्चुअली वो नहीं देखते, सीधा ये देखते तो इसका ये जो इसकी वैल्यू है ना, जो है मेरे पास, पैसे की वैल्यू, काम की वैल्यू, दुनिया की वैल्यू, रिलेशनशिप की वैल्यू, ये सब नहीं रहती फिर जी। सीधा स्पून आ गया, मेरा बाप प्रोड्यूसर है, वही बना दिया, तो पता ही नहीं चलता है कि क्या चीज है क्या नहीं है दुनिया। कौन लगते हम तुम्हारे? जी भाई। कहते क्या हो हमें? जी बाबूजी। इसलिए कि हमने तुम्हें बाप बनकर ही पाला है, माँ की तरह आंचल में छुपाए रखा, ताकि तुम पर हमारी मुश्किलों और परेशानियों की आंच तक ना पहुंचे। हमने दिन रात मेहनत मजदूरी की, दुख और तकलीफें उठाई, लेकिन तुम्हारी हर जिद पूरी की। ये सोचते रहे हर पल कि कहीं हमारे प्यार और तुम्हारी जिद में कुछ कमी ना रह जाए। कहाँ कमी रह गई शालू? कोई कमी नहीं थी बाबूजी। नहीं, ये ना होता तो लोग बातें ना करते, हमारा मजाक ना उड़ाते, पीठ पीछे हंसते नहीं, ये ना कहते वो जा रहा है राजेश सक्सेना, जो अपनी इज्जत का ढिंडोरा पीटता फिरता था। कहता था अपनी बहन की शादी राजकुमार से करूंगा, और आज उसी की बहन ने एक मामूली से आदमी के लिए अपने भाई की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। वो मामूली नहीं है बाबूजी, आप उन्हें नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये राजेश सक्सेना का घर है, घर जो किसी मंदिर से कम पवित्र नहीं, बाजार के चौराहे पर बिकने वाली कोई अश्लील किताब नहीं है हम, जिसके पन्ने हर कोई पलटता रहे और हमारे मुंह पर थूकता रहे। जी FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान, मेरे यानी SR यानी संतोष राव के साथ। और आज ऑन एयर मेहमान में हमारे साथ हैं फिल्म अभिनेता सुरेश ओबेरॉय। आकाशवाणी FM रेनबो। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, क्योंकि आपने 200 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है और हर किरदार आपका एक बेहतरीन किरदार उभर कर आया है जी। लावारिस फिल्म के हम राम सिंह की बात करें या तेजाब फिल्म के हम गगन सिंह की बात करें, इंस्पेक्टर गगन सिंह की, या मिर्च मसाला की बात करें, सब में आपने जी जान लगा के मेहनत की और उसका फल हमें देखने को मिला कि आज भी हम उन किरदारों को याद करते हैं। सही बात है। इन किरदारों को निभाते वक्त सर आपके दिमाग में क्या चल रहा था, कितनी मेहनत की आपने, कुछ शेयर करना चाहेंगे? एक तो लावारिस जब पहली फिल्म थी जी, तो मैं डॉक्टर के पास गया पूछने के लिए कि भाई जब एक किसी के दोनों ही हाथ कट जाते हैं तो करता क्या है, तो उसका रिएक्शन क्या होता है जी। तो उन्होंने एक टिप दिया, तो उन्होंने बोला था कि कोई चीज गिर भी जाए नीचे तो वो बंदा उठाने के लिए जाता है, उसको
वो एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरे हाथी नहीं है। अच्छा। सीधा झुकता है। और फिर मैं काफी बात किया, उस पर होमवर्क किया, तो एक रात को मैं सोच रहा था कश्मीर में कि भाई ये आदमी की ना बीवी है ना कोई, सिर्फ एक बहन है, खाना कैसे बनाएगा, बहन को कैसे हिफाजत करेगा, कैसे कपड़े कैसे बदलेगा, दोनों हाथ नहीं है तो कैसे करता होगा। इतना सोचते सोचते जब सोया तो मैंने रात के पता नहीं 1-2 बजे होंगे, मैं सड़क पे फुटपाथ पे बैठ के रो रहा था। अच्छा। होटल के रूम के बाहर। मैंने बोला मैं यहाँ कब पहुंचा, कैसे पहुंचा, मुझे आज तक याद नहीं है। ओके। इतना इन्वॉल्व हो गया था। और दूसरे दिन जब वो शॉट दिए उसका, तो प्रकाश मेहरा जी अपना जेब में से हाथ में उनके रुमाल हमेशा रहता था, वो हिलाते जा रहे थे और मैं परफॉर्मेंस कर रहा हूँ और वो हिलाते ही जा रहे। बाद में उन्होंने अपने हाथ से जाके कैमरा कट किया। वो हिला रहे रुमाल कि वो कैमरे वाले को बोल रहे थे भाई तू कट कर, क्योंकि उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, वो रो रहे थे। तो बाकी लोग भी रो रहे थे। फिर उसके बाद शॉट हुआ तो मैं साउंड रिकॉर्ड के पास खाली कुर्सी पे थी, वहां जाकर उदास बैठ गया। बड़ा सैड सीन था। तो बोला यार कमाल कर दिया कि सब लोगों ने ताली बजाई। मैंने बोला क्या ताली बजाई? तो बोला ये बनाई करो यार नाटक, आंकड़ो नहीं इतना तुम ऐसे नाटक करो जैसे ये हजारों लोग खड़े हैं। अमिताभ बच्चन की शूटिंग में तो हजारों आ ही जाते थे जी। तो बोलता है तुमको आवाज नहीं है? बोले कसम से नहीं आई। तो उसने बोले कान में वो लगा दिया, नायगरा होता था रेड का। तो जब मैंने क्लैप सुनी तब मुझे समझ में आया कि कैसे योगी मुनि भी एक इंद्रिय वो लोग अपनी बंद कर लेते थे। मैंने कहा इतना इन्वॉल्व अगर आदमी हो जाए रोल में तो कुछ सुनाई नहीं देता, ना मुझे सुनाई दे रहा है ना उनको सुनाई दे रहा है, और ना कैमरा भी वो मैन भी कट नहीं कर रहा है। सब वो एक माहौल कुछ ऐसा बन गया था जी। तो वो मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा मोस्ट, मेरे दिल में जो है ये सबसे नंबर 1 ये वाली फीलिंग है जी। और ये मुझे लगता है कि एक अचीवमेंट है कि एक आदमी इतना इन्वॉल्व हो जाए कि कुछ उसकी कोई बाकी चीजें काम ना करे। वैसे सर बाकी सेंस ऑर्गन जी। वैसे लावारिस फिल्म का जो गीत आप पर पिक्चराइज किया गया है जी, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, आज भी लोगों को इंस्पायर करता है वो गीत। सही बात है। लोग जाते और भी बोलते ठीक है यार मालिक है ना अपना जी, क्या फर्क पड़ता है दुनिया से, क्या है ये नहीं है वो नहीं तो खुदा है ना हमारा जी जी। बहुत पसंद है। अच्छा एक फिल्म और थी आपकी मिर्च मसाला। हाँ, उस फिल्म के लिए आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था जी, नेशनल अवार्ड दिया गया था आपको, जबकि उस वक्त सपोर्टिंग कैरेक्टर के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। हुआ ये था कि वहां पर सब लोगों का आपस में मीटिंग में बोले कि बेस्ट एक्टर अवार्ड उसी को दिया जाता, तो फिल्म का हीरो है कि मुखिया का रोल है। एक्चुअली उसमें पिक्चर का हीरो तो कहानी है, उसमें हीरो है कौन? नसीर ने भी अपना रोल किया, मैंने अपना किया, ओमपुरी ने अपना किया, सबने, स्मिता तो फिर इनके उसमें आती है। तो फिर उन लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि बोला नहीं ये आदमी डिजर्व करता है, क्या करें। तो उन्होंने शुरू किया उस दिन से कि लेट अस मेक अ न्यू थिंग, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर शुरू करते हैं। तो उसके बाद सभी का फायदा हो गया, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग। तो वो तो दूसरी मेरी लाइफ की एक, जब मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा और वो देख रही थी मुझे अवार्ड लेते हुए, ब्यूटीफुल फीलिंग आती है। वो मोमेंट मेरी लाइफ का बहुत खूबसूरत था जब माई वाइफ जितनी उसने मेहनत की हैदराबाद में 1974 से मेरे ख्याल से 80s तक, उसके बाद उन्होंने देखा कि वाह। जब मुझे फोन आया था कि जब डायल फोन दूसरे फोन होते थे जी, कि बड़ी मुबारक हो जी, वहां से आया था गवर्नमेंट ऑफिस से जी, बोला किस बात की मुबारकबाद? तो उसे बोला आपको नेशनल अवार्ड मिला। बोला क्या, किस चीज का? बोले मिर्च मसाला। आप मेरा तो मुंह बंद, रोने पर मेरी बीवी साथ बैठी थी, बीच में फोन था, पलंग पे दोनों बच्चा मैं विवेक और बात कर रहे थे। मैंने फोन के हाथ में दे दिया क्योंकि मैं रो पड़ा।
और वो एक अच्छी बहुत खूबसूरत मोमेंट था वो भी एक। देखो सुन भाई, हम सब ने ये फैसला किया है कि तुम्हें जिद छोड़ देनी चाहिए। मैं नहीं जाऊंगी। सोन भाई, ये तो सब माया है। जब सारे गांव पर तुम्हारी वजह से आफत आ रही हो तो ये तुम्हारा धर्म है कि गांव को बचाने के लिए अपनी बलि दो। और चिंता की कोई बात नहीं। हाँ। अगर वापस लौटने पर तुम्हारा मर्द तुम्हें रखने से इनकार करता है तो तुम्हें हिफाजत से रखने की जिम्मेदारी गांव लेता है। मैं नहीं जाऊंगी। बचपना मत कर लड़की, जो होना है सो होकर रहेगा। समझदारी इसी में है कि उसे मर्जी से मान लिया जाए। नहीं जाऊंगी। तुम्हारा मर्द यहाँ नहीं है, वरना हम उसे भी समझा देते। मेरा मर्द अगर कहेगा ना तो भी मैं नहीं जाऊंगी। मान जा सोन भाई। मैं जान दे दूंगी लेकिन उसके पास नहीं जाऊंगी। वैसे तो हर फिल्म के किरदार के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी रहती है, किस्सा जुड़ा रहता है। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि बॉलीवुड में आपका नाम बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है जी। क्या इसके पीछे वो सारी कामयाब फिल्में हैं आपने जो दी, या आपका जो वो जोश जुनून था जो हर किरदार को जीवन कर देता था? क्या वजह मानते हैं आप? बिहेवियर तो मेरा इतना शशि कपूर जी या देवानंद साहब की तरह तो इतना तो अच्छा नहीं था। मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता था बिहेवियर वाइज, और मुझे वो नैक भी नहीं था झूठ बोलना या क्या बोलते हैं उसको, जो भी है। मैं तो सीधा सीधा बोलता था, एकदम सिंपल आदमी था मैं, जो भी है साफ साफ बात करने वाला जी। इनकम टैक्स ऑफिस में भी बोल दिया था जाके, ये सब झूठ बनाया मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, सब गलत है। अच्छा। मैं तो इतना क्लियर बात करता था। तो लोगों को पसंद ही आती थी बात की, अरे यार कुछ भी बोलो, ये आदमी जैसे मैं देखता था लोग बोले यार मेरा दांतों का वो है अपॉइंटमेंट है, मैं जा रहा हूँ, और निकल जाता था कोई एक्टर, कोई बोलता था मेरे को शाम को ये नहीं। मैं पूरा काम करके रात तक मैंने जाने दो ना यार, तुम्हें उनके शॉट्स ले लो। तो क्या होता था उससे कि जब सब चले जाते थे बाद में मेरा काम रह जाता था। आराम से सुकून से डायरेक्टर भी खुश, मैं भी खुश, अच्छी तरह से प्यार से काम करते थे। भले 1 दिन का रोल हो या 4 दिन का रोल हो या 40 दिन का हो जी, मैंने उतना ही रोल को प्यार किया, उतनी ही सिंसियरिटी से काम किया, उतनी ही उसमें अपना जी लगाया। ये लोगों को बहुत बात पसंद आती थी। अब जैसे एक फिल्म आई थी घर एक मंदिर जी, जहाँ मौसमी चैटर्जी के साथ रोल था, रहीम भाई। तो उसमें भाभी मेरी माँ अपने खून से लिखता है दीवार पे, क्योंकि उसको इंटॉक्सिकेट करके भाभी के रूम में फेंक देते रात को, तो सुसाइड करता। तो मैं सुबह जॉगिंग जाता था, जब इस पे किनारे रहता था समंदर के बीच के, तो सुबह रहीम भाई लोग ऐसे ही जो सुल्तान अहमद साहब के यहाँ भी जब करता था वहाँ काम किया, रमजान भाई। तो उस कैरेक्टर से बुलाते थे लोग, इतना इम्प्रेस हो जाते थे ना जी। तो उससे बहुत फायदा हुआ, उससे फिर लोगों को भी, प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को भी समझ में आता कि भाई वैल्यूएबल है। लेकिन मैंने कभी सेट छोड़ के नहीं गया, किसी का सेट नहीं तोड़वाया, कभी लेट नहीं गया, कभी कुछ नहीं। हाँ, वो मुझे बात करने की वो चापलूस की नहीं आती थी, वो नहीं आती थी, लेकिन गुस्सा बहुत आता था। आती है वो तो मुझे आज भी, आप चापलूसी बोलो या झूठ बोलना बोलो या एकदम ड्रामा करना, वो आता है। जो है तो है, अच्छा नहीं लगा तो अच्छा नहीं लगा बोलता था जी। मेरा नया सेक्रेटरी आया, बोला आप फोन उठाते हो? पहला एक्टर देखा था फोन उठाते हो, क्यों क्या प्रॉब्लम है? नहीं एक्टर लोग फोन नहीं उठाना, तो 2-3 बार आए तो वापस करना। मतलब यार ये सब मुझसे, ऐसी जिंदगी जी नहीं जाती मुझे। चलो ऐसे वो सब आता नहीं था, और आज भी नहीं करता मैं। आज भी जो सिंपल है, जो है सो है। तभी तो लोग इतना प्यार करते हैं आज भी आपको। लेकिन लास्ट आदमी ये भी बोल देते हैं कि आपको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार समझ ले तो फिर हम जान दे देते हैं। बिल्कुल सही। मुझे सिखाया गया था कि कहीं नहीं जा सकते तो 1 दिन पहले बोलना। तो 1 दिन पहले बोलूं कि मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आ सकता हूँ, और सडनली कोई काम पड़ गया, तो वो लोग बेचारे दूसरे को ढूंढने कहाँ से क्या है। आज क्यों नहीं बोलूँ ताकि उनके पास जगह रहे जी। मेरे पास कोई प्रोड्यूसर आए, डायरेक्टर, तो मैं बोल देता था भाई ये रोल मैं नहीं करूंगा, आप किसी और को ढूंढ लीजिए। 10 बार आपका टाइम वेस्ट होगा, पेट्रोल वेस्ट होगा, किसी को भी मतलब किसी चक्कर में डाल के रखना है, किस किस्म का कर्म है ये? बिल्कुल गलत कर्म है ये जी। मुझे तो आज भी पसंद नहीं है वो बात। लोग बोलते नहीं ना बोलना इंडस्ट्री में, बड़ा आप नाराज हो जाएंगे लोग। पहले होने दो,
मैं तो यहाँ तक बोल देता था प्रोड्यूसर को, जी भाई साहब ये सब बेकार के लोग हैं, इन्हें पिक्चर बना रहे नहीं। मेरे कान में बोल के गए कि 10,000 पकड़ लो आपसे, तो कैसे आपके पास चले जाएंगे, आप जाइए कहीं और चले जाइए। बाहर निकल के होते थे, पागल आदमी है ये, तंग करता है, डिस्टर्ब। तो मैंने ऐसे बहुत दुश्मन बना लिए अपने, लेकिन किसी दुश्मन का कोई मेरा कुछ नहीं कर सका। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना सर, जिसके साथ ईश्वर होता है उसका कोई बिगाड़ नहीं पाता कुछ। लेकिन थोड़ी सी बेवकूफी भी है ना, कोई आदमी 2 आदमी मिल जाते, दिल्ली से पकड़ के ले आए किसी को प्रोड्यूसर, बोले यार मेरे कान में बोलता रख ले, नहीं तो सामने दूसरा एक्टर है तो वहां दे देंगे, पिक्चर तो बनने वाली है, एडवांस तो रख लेना 10,000। कभी फिर चले गए कैमरा मैन के पास, सब जगह उस बेचारे के 1,00,000 2 लाख दिलवा देते थे, खुद भी खा लेते थे और वो फिर बैठा रहे। मैंने बोला मुझे ऐसा पैसा नहीं, रोल में भी कभी मैंने बोला रेप सीन मैं नहीं करूँगा। मेरे अपने वो थे ना, अभी इतना अच्छा था डायरेक्टर इसका कबीर सिंह का, शाहिद कपूर वाली फिल्म का, इतना मतलब उसकी मैं आज भी उसका जितना थैंक यू करूँ कम है। उसको मैंने बोला यार वो एक शॉट है जिसमें शाहिद कपूर के हाथ से मैं सिगरेट लेता हूँ, 2 कश लेके मैं फिर बुझा देता हूँ जी, बोलता हूँ कि भाई मैं भी कॉलेज में, ये मुझे भी आदत हो गई थी, यार मैं उसके हाथ से सिगरेट लेके पीऊँ, तो फिल्म है यार, तुम रियल लाइफ में थोड़ी है। नहीं यार मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करूंगा, मुंह में बच्चे के हाथ से सिगरेट लेके 2 कश मारूं मैं, ये मैं मतलब मैंने अपना स्टैम्प भी मार दिया ना कि मैंने किया जी। लोग तो सुरेश ओबेरॉय को देखेंगे। बिल्कुल। तो मैंने सोचा वो बोलेगा नहीं कर सकता तो फिर पिक्चर नहीं करूंगा। उसे बोला अच्छा कोई बात नहीं, मैं दूसरा कोई तरीका निकाल लो जी। वो खुद ही पीछे हाथ छुपा के लड़का अपने पाँव से बुझा लेता है मुझे देख। जी जी ठीक है, मतलब मेरे अपने रूल्स हैं लाइफ के जी। क्योंकि आपकी सोच बहुत बेहतरीन है, आपका दिल बहुत अच्छा है, इसलिए आप आध्यात्मिक रूप में भी अपने जीवन में तरक्की कर रहे हैं। तरक्की क्या है, उसकी तो कृपा है। तो जब वो कृपा होती है, ग्रेस की बहुत जरूरत है, गुरुओं की, भगवान की, पता नहीं किस किस चीज की कृपा है। मैंने कोई कम पाप तो नहीं की, जितने सभी लोगों की तरह हम भी ऑर्डिनरी आदमी, सब लड़ना झगड़ना, किसी को कुछ बोल देना, दिल दुखाना, सब कुछ तो किया, हमने भी किया। ऐसा नहीं है कि कोई मैं संत पैदा हुआ था, लेकिन गुरु की, भगवान की या एंजल्स की कृपा इतनी है, आध्यात्मिक ज्ञान मुझे तो जल्दी मिल गया लाइफ में, और इतने अच्छे लोग मिले, इतना अच्छा ज्ञान मिला, जीवन सफल हो गया। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। हाँ खुदा है यारो। मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। हाँ खुदा है यारो। हाँ खुदा है यारो। जिसने पैदा किया दुनिया में वही पालेगा। हाँ वही पालेगा। जिसने पैदा किया दुनिया में वही पालेगा। हमको हर मोड़ पे हर जुल्म से बचा लेगा। अपने बंदों से कहाँ कब वो जुदा है यारो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। हाँ खुदा है यारो। हाँ खुदा है यारो। जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है।
हाँ गुजर जाता है। जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है, वो किसी और ही सूरत में पास आता है। अनगिनत रूप में वो हमसे मिला है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो। मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो, हाँ खुदा है यारो, हाँ खुदा है। जी हाँ, एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं ऑन एयर मेहमान, मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। और आज ऑन एयर मेहमान में हमारे साथ हैं फिल्म अभिनेता सुरेश ओबेरॉय। आकाशवाणी एफएम रेनबो। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अच्छा सर, अगर आपके पास कोई ऐसी पावर आ जाए जिसके जरिए आप दुनिया को बदल सकते हैं, तो सबसे पहले आप क्या बदलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने आप को बदलूंगा, क्योंकि क्या है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि आप अगर अपनी एक आदत या एक संस्कार से सिगरेट पीना या गुस्सा करना या शराब पीना, कोई भी एक संस्कार अगर आप अपना छोड़ते हैं, तो उसमें मुझे अभी तक याद नहीं है 1.25 लाख पड़ा या 3.25 लाख पड़ा, याद 3.25 लाख या 3 लाख लोग उसी वक्त आपके साथ छोड़ते हैं। क्योंकि माइंड सारे जो है कॉन्शियस वर्ल्ड, जो सबका ये जो माइंड कॉन्शियसनेस है ना, सारी कनेक्ट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्सल माइंड है और आपका एक सिंगल माइंड है, सारे इफेक्ट करता है। इसीलिए तो दंगे कैसे होते हैं, एक आदमी चिल्लाएगा, दूसरा तीसरा गुस्सा कैसे फैल जाता है। ऐसी एक अच्छी सोच एक आदमी छोड़ता है तो 1.25 लाख या 3 लाख का फायदा होता है। इससे पहले तो आप जब बदलेंगे, मैं बच्चे को नहीं बोल सकता तो ये बात कर, जब तक मैं नहीं छोड़ूं। जी। अगर मैं छोड़ दूं वो बच्चा खुद छोड़ देगा, बिल्कुल। बेटी छोड़ देगी, पत्नी छोड़ देगी, स्टाफ ऐसा मिलेगा। तो अपना जो वाइब्रेशन निकलते हैं अपने चेहरे से, अपने ऑरा से, वो वाइब्रेशन से दूसरे आदमी को भी असर हो जाता है। अच्छा, आपके कोई ऐसी आदत है जो आप अभी तक नहीं छोड़ पाए? सारी आदतें पूरी नहीं छूटी, कभी कभी जो आदमी को जब झटका लगता है तो कुछ थोड़ा बहुत। हम लोग हैदराबाद में जब गाड़ी को पेंटिंग कराते थे, कितनी भी कराओ तो रात को घस के रखते थे, सुबह फिर से जंग थोड़ा सा लग ही जाता था जी। तो रोज की मेहनत, जैसे लता जी माँ सरस्वती के रोज पूजा करती है, रोज का प्रैक्टिस करती है, क्यों करेंगे लाखों गाने गाने के बाद भी। रोज की उसको जिस तरह रोज आप खाना खाते हैं, रोज हर चीज का रियाज तो रोज करना ही पड़ता है ना जी। इसमें 24 घंटे की अवेयरनेस है इसमें। चलिए इसी बात पे एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं प्लीज। कौन सा गीत आप चाहते हैं कि हम अपने सभी लिसनर्स को सुनाएं? सबसे मेरा मोस्ट फेमस और पॉपुलर गजल है, किसी नजर को तेरा एतबार फिल्म से जी। चलिए यही सुन लेते हैं। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है, किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो वादियाँ वो
वो वादियाँ वो फज़ाएं के हम मिले थे जहाँ, मेरी वफा का वहीं पर मज़ार आज भी है। हो किसी नज़र को तेरा इंतजार आज भी है। न जाने देख के क्यों उनको ये हुआ एहसास, न जाने देख के क्यों उनको ये हुआ एहसास कि मेरे दिल पे उन्हें इख्तियार आज भी है। ओ किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफा की राह में घायल वो प्यार आज भी है। हो वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया। यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है, यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है, मेरी तलाश में शायद बहार आज भी है। हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। न पूछ कितने मोहब्बत के जख्म खाए हैं, न पूछ कितने मोहब्बत के जख्म खाए हैं, कि जिनको सोच के दिल सोगवार आज भी है। हो वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफा की राह में घायल वो प्यार आज भी है। हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। कहाँ हो तुम के ये दिल बेकरार आज भी है। हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। म्यूजिकलिया
एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, यशोधरा मैम से आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई? यशोधरा मैम 1973 में हैदराबाद आई थी जी। तो किसी ने, मेरी छोटी बहन की फ्रेंड ने बोला था कि एक मद्रास, उस जमाने में चेन्नई नहीं कहते थे, मद्रास से एक फैमिली आई है, वो चाहते कि उनकी लड़की की शादी हैदराबाद में हो जाए, वो आई भी है, मिलना है ना। तो आके गई थी और मेरी मुलाकात नहीं हो सकी जी। माँ मिली और बड़े भाई मिले, पता नहीं मैं मिल नहीं सका, लेकिन जब मैं रिटर्न एग्जाम दे के मुझसे मिलने चला गया। अच्छा। उनकी गाड़ी मिला, मेरे सामने 1 फुट छोटी लगती है, तो मैंने बोला यार मैं यहाँ तो अभी फिल्म करूँ तो ये नहीं करेगी शादी। अच्छा। क्या बोलूं, इतनी अच्छी लगी मुझे। मैंने कुछ बोला, मैंने बोला पहले फिल्म इंस्टीट्यूट में तो एडमिशन मिल जाए। 1 तारीख अगस्त को शादी तय हो गई और 28 को टेलीग्राम आ गया, समझ में नहीं आया क्या करे। फिर 2-3 दिन बाद उनको प्यार से समझाया। अच्छा, सुरेश ओबरॉय जी के लिए जी परिवार का क्या मतलब है? नंबर 1। नंबर 1 जी, बस एक ही वर्ड है, नंबर 1। 2 शब्द, इससे ज्यादा कुछ क्या एलैबोरेट करूं उसको। पहले परिवार का मतलब ऐसा नहीं होता ना भाई साहब, तो मैं इतने छोटे छोटे रोल नहीं करता जी। मैं एक बार फिर लावारिस के पास बैठता, मेन लीड, सेकंड लीड, 2 लीड, तो यू नो जैसे दाता फिल्म में मिल्टन के साथ है, ऐसे रोल्स का ही इंतजार करता। रेडियो पे इतना काम नहीं करता, बस में नहीं घूमता, ट्रेनों में नहीं घूमता। परिवार पहले था, इसलिए उनके लिए पैसे बचा बचा के लाता था, अपने ऊपर खर्चा नहीं करता था। छोटी 1 दिन का रोल भी कर लेता था। स्टूडियोज के सामने खड़ा होकर रिकॉर्डिंग मिल जाती थी, आप फ्री हैं, चलो एक वो कर दो। वहां से फिर मॉडलिंग मिली, फिर धीरे धीरे सब मिला। फोन भी तो इतना बड़ा प्रॉब्लम होता था हमारे जमाने में। फोन आता था एक किसी दुकान में जहाँ से हम लोग ब्रेड और जैम खरीदते थे, वहाँ एक 8 आने वाला फोन लगा हुआ था। उसका फोन नंबर था 761012। ओके, अभी तक याद है। 1012। हाँ, तो वो कॉइन बॉक्स था, तो लोगों को देता था, वो बेचारा लिख के रखता था। ये सारी चीजें मदद करती, प्रगति मदद करती, यूनिवर्स हेल्प करती है, तभी होता है। नहीं तो ऐसा एक अकेले से कुछ नहीं होता कि मैंने किया, मैंने इतनी स्ट्रगल किया, मैंने चने चबाए, रोता था मैं, ये सब मिलके होता है। अगर ये फोन हेल्प नहीं करता, ये मराबारी हेल्प नहीं करता, तो विनोद पांडे का फोन कहाँ आता? बिल्कुल बिल्कुल। न्यूज़पेपर भी है, न्यूज़पेपर में मेरी वाइफ पढ़ती थी, बताती थी। कोई भी चीज है पूरी मिलके, सारी प्रकृति ने मदद की, तब मैं जो भी मेरा ये ड्रीम पूरा हुआ जी। इसीलिए मैं रोज सुबह उठ के सबका शुक्राना करता हूँ। अच्छा, विवेक जब अपनी परेशानियों को लेकर आता है या आपकी बेटी अपनी परेशानियों को लेकर आती है, तो एक पिता किस तरह की सीख उनको देता है या किस तरह से सजेशंस देता है? एक जमाना था पहले मैं गुस्सा कर देता था। अच्छा। बाद में समझ में आया कि इंसान को जब कोई आता है तो कमजोर है, रो रहा है, तो उस वक्त वीकनेस है उसकी, तो उसको ताकत की जरूरत है या और डांट के और कमजोर करने की। अब जैसे बैटरी आपके फोन की चार्ज नहीं है, तो अब चार्जर पे लगाएंगे कि और डिस्चार्ज करेंगे जी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये करता। आगे तुम भी सोच लो, फिर अपन 1-2 दिन रुक जाते हैं। बच्चों को यही सिखा दो, नेगेटिव सोचेंगे तो अब उन जैसे बन जाते हैं। सर, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा। जी बताइए। फिल्म लावारिस के बाद आपने एक से बढ़कर एक फिल्में दी, बहुत और आपका करियर बहुत मुकाम पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक आपने फिर ब्रेक ले लिया। हाँ, दिल टूट गया था भाई के एक्सीडेंट में, जबरदस्ती के उनको पकड़ के गाड़ी में खींचा था, हैदराबाद में बिठा लिया था, बोले कपड़े नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, मतलब खरीद लेंगे। तो कैसे करेंगे? मतलब वहाँ ले, बॉम्बे जाके ले लेंगे, तुम बैठो तो सही। हाथ पकड़ के खींच के बिठा लिया, लिया रास्ते में उन्हें। ड्राइवर चला रहा था तो मेरी आधी तो गिल्ट उसमें बच गई। मैं चला रहा होता तो शायद मैं पता नहीं अभी जिंदा होता कि नहीं। वो जब मेरे भाई की डेथ हुई गोद में, चीख चिल्लाना, सड़क पे कोई मदद नहीं कर रहा है, लोग हाईवे पे रोक नहीं रहे हैं, गाड़ी और तेज कर रहे हैं, हाथ चला रहा हूँ, बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ देखी। तो उसके बाद मैंने कहा क्या जीवन है ये,
खोपड़ी उल्टी सोचने लगता था, मतलब भगवान झूठा है, सनराइज बोलते हैं, सनराइज थोड़ी होता, वो तो एक ही जगह खड़ा है, धरती घूम रही है और सनराइज सनसेट कहते, सन थोड़ी सेट होता है, और वो होराइजन को क्या कहते हैं जहाँ धरती आसमान से मिल जाती है जी। मैंने बोला वो नाम की कोई चीज ही नहीं, होराइजन मिलता कहाँ, ये भी झूठ है। स्काई ब्लू बोलते, ब्लू होता ही नहीं, वो भी झूठ है। सारी दुनिया ही झूठी है, भगवान भी झूठा है ना। कुछ खोपड़ी घूम गई थी एक्सीडेंट के बाद पूरी। उसके बाद फिल्में करने के लिए रोज सुबह उठ के बालकनी में खड़ा होकर बोलता था प्रोड्यूसर बीमार हो जाए, कैमरा टूट जाए, फलाना मर जाए, मुझे एकदम दिमाग पागल हो गया था। बहुत गहरी शॉक लगी थी। तो धीरे 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 फिर मैंने बोला अभी नेगेटिव रोल तो बिल्कुल नहीं करूंगा। लोग मेरी वाइफ को बोलते थे अच्छा था बेचारा, क्योंकि एक तरफ वो नेगेटिव रोल में दिलीप साहब के सामने मजदूर और अमिताभ बच्चन के सामने कूली जी, तो दोनों नंबर 1 थे ना। दो बड़े बड़े स्टार के सामने मेन विलन जी। उसके बाद तो लाइन लग गई थी पूरे मद्रास से, हैदराबाद से, सारी दुनिया से सारे एक्टर बोलते सुरेश राव इतने बड़े बड़े स्टार के साथ मैं विलन हूँ, मतलब मुझे नहीं करना है। 9 महीने 10 महीने घर बैठा मैं, तब मेरी वाइफ एक दिन लोग बहुत भड़काते थे, नंबर 1 विलन बनने के बाद हट गया है। मैंने अमरीश जी को फिर खूब काम मिला, फिर दूसरों को मिला। मैंने 8 या 9 महीने घर बैठा। मैंने बोला 9 महीने तक फिर मैं कराटे किया। उसी समय सुबह उठ के मेरा आ जाता था मिक्की मास्टर, अच्छा मिक्की मिस्त्री, वो सुबह समंदर के किनारे 2-3 घंटे वहां बीत जाते थे। फिर खाना वाना खा के मेरा गजल टीचर आ जाता था, वो बाजा लेके गजल पे पढ़ते थे, फिर पूरा दिन बीत जाता। 9 महीने के बाद तो मेरी बीवी एक दिन थक गई थी। मैंने उसको बोला कि जब हमारे पास 400 रुपए भी नहीं थे, 50 रुपए हफ्ते, कभी तुम्हारी टेबल पे खाना कम पड़ा, कभी ब्रेड चीज कोई चीज ऐसी चीजें जो नहीं मिली, जिंदगी भर दूंगा, तुम सब चिंता नहीं करो। उसके बाद रोमेश शर्मा ने मुझे एतबार फिल्म दी, ये जिसमें गाना ये तेरी नजर किसी नजर को तेरा इंतजार। उसके बाद मुकुल जी, मुकुल आया एक दिन, मुकुल आनंद जिसका देहांत हो गया, उसने मुझे दी पिक्चर कानून क्या करेगा। कानून क्या करेगा, कानून क्या करेगा के बाद उसने फिर मुझे सारी फिल्में दी। फिर अजय गोयल ने अपनी 2 फिल्में दी। फिर धीरे धीरे सब फिर पॉजिटिव रोल मिलते गए करते गए। मैंने सुना था कि हिंदुस्तान को आजाद हुए 40 साल हो चुके हैं और मैं आजाद देश का नागरिक हूँ। मैं जब चाहूँ जा सकता हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। ये किसने कह दिया आपसे? What do you mean? एक तो मेरी कार चोरी हो गई है, मैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया हूँ और मेरी मदद करने के बजाय आप मेरे ही पीछे पड़ गए हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप उस वक्त वहाँ क्या कर रहे थे? फर्ज कर लीजिए मैं वहाँ झक हाँ मार रहा था। जब आप वहाँ झक मार रहे थे, अंदर एक मर्डर हो गया था। अपनी बेगुनाही साबित कीजिए, वरना मैं आपको अंदर बंद कर दूंगा। इसके अंदर भी और अंदर है ना अंदर फॉर्मूला 44। इसलिए आप शराफत से बता दीजिए कि उस वक्त आप वहाँ क्या कर रहे थे। देखिए साहब, आप किसी को कहिएगा मत, मैं वहाँ मेरी गर्लफ्रेंड के साथ झक मार रहे थे। समझ जाइए ना साहब, वो क्या है ना कि मेरे बाप ने दहेज की लालच में आके एक पागल के साथ मेरी शादी कर दी, तो मैं गर्लफ्रेंड पर गुजारा करता हूँ। क्या नाम है उस गर्लफ्रेंड का? मत पूछिए साहब। तो फिर मैं कैसे मान लूं कि आप किसी गर्लफ्रेंड के साथ थे? देखिए साहब, मेरी नौकरी चली जाएगी, ये मेरी पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड है। जब मेरा बॉस टाउन में होता है ना, तो वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। जब वो टाउन से बाहर जाता है ना, तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती है। अरे वाह, बहुत अच्छे हैं। अच्छा। इसीलिए मैं उसको वीराने में ले गया था कि मेरी कार कोई पहचान ना सके, और मैं रॉक पर बैठकर उसको प्रेम भरे फिल्मी गीत सुना रहा था। और मैं एक जगह पर अटक गया था और मैंने सामने से देखा कि दूसरी लड़की आ रही है, और मैं चौकन्ना हो जाऊं उसके पहले वो लड़की मेरी कार लेके फरार हो गई। लड़की कार लेकर फरार हो गई? दूर से तो वो लड़की दिखाई दी सर, असलियत का पता नहीं, मगर उसकी चाल कुछ अजीब सी थी।
चाल अजीब सी थी, मतलब? ये बताना तो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा मैं और कुछ बता नहीं सकता हूँ। प्लीज सर, मेरी गाड़ी जल्दी से ढूंढिए ना, क्योंकि ये गाड़ी मेरे बॉस की है। अगर उसने पूछताछ शुरू कर दी ना तो मेरा पत्ता गोल हो जाएगा और मेरी नौकरी चली जाएगी। और फिर तुम्हें झक मारनी पड़ेगी। इनकी गाड़ी मिल गई सर। गाड़ी कहाँ मिली? रेड लाइट एरिया में सर। अच्छा, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि परिस्थितियों ने आपको बहुत मजबूत बना दिया जी। क्या उन्हीं दर्द को देखकर आपने अपनी एनजीओ शुरू की है जिसमें आप लोगों की मदद करते हैं? वो तो पहले से था, लेकिन एक्चुअली लोगों की जो दर्द है ना जी, लोग हर एक को एक दवा नहीं दे सकते हैं। उसकी वो कैपेबिलिटी भी देखना चाहिए ना, कि समझो मैं छोटे बच्चे को बोलो आप 50 किलो का वेट उठा लो जी, वो नहीं उठा सका। जैसे एक लड़की होती है, वो बोलती है मैं तो इस जुल्म सह नहीं सकती और मैं अपने पति को छोड़ के डिवोर्स करके जा रही हूँ। अब सबको बोलने लगी मैंने डिवोर्स किया है, तू भी कर देख आराम से। अरे भाई, उसके डिवोर्स के बाद वो कर सकती है ना बाकी का जीवन, उसको वो दूसरी चीजें आती हैं। हर एक को थोड़ी सूट करता है वो। जी जी। तो उसी तरह जब किसी को भी जब ज्ञान देते हैं तो बड़ा सोच समझ के समझाना पड़ता है जी। और एनजीओ उस वजह से नहीं, एनजीओ तो मेरी वाइफ शुरू से ही उनके साथ थी। कैंसर पेशेंट्स के पास जाती थी हॉस्पिटल में, टाटा मेमोरियल। तो वहाँ तो मैं तो डरता था, अंदर देखा नहीं जाता था हॉस्पिटल, इसलिए तो मैं डॉक्टर नहीं बना। अच्छा। सारे पूरे खानदान में सारे, बड़ी बहन से लेके सारे मेरे तक सब डॉक्टर है। एक दिन हॉस्पिटल गया, 3 दिन खाना नहीं खाया, आके उल्टी किया घर पे। देखा नहीं गया मुझसे। हॉस्पिटल के नाम से आज भी डर लगता है, इंजेक्शन से आज भी डर लगता है। ओके। एनजीओ तो वैसे ही मेरी वाइफ का था और विवेक को बहुत मावे गया वो उसने खोला था, मैंने नहीं खोला था एनजीओ। तो मैं उनकी मदद करता था और कभी भी मेरी वाइफ को और बच्चों को मैंने से काम करने के लिए रोका नहीं है। नहीं। और इसीलिए जो जिंदगी आप जी रहे हैं उसमें ईश्वर की बरकत और आशीषें बहुत हैं। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। सर हमारे कितने अच्छे सुंदर शब्द बोले, बरकत और आशीष जी। बहुत दिन बाद ये दोनों अच्छे शब्द सुने। थैंक यू सर। सर हमारे पास अब समय बहुत कम बचा हुआ है, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, कुछ और कहना चाहेंगे आप? मैंने तो इतना कह दिया, बस मैं तो सिर्फ यही बोलूंगा कि आदमी अपने कर्म ऐसे करे कि अगले जन्म में उसको साथ ले जा सके, ताकि ये पैसा, नाम, लावारिस फल, यहाँ एतबार फल, ये सब ये अगले जन्म में नहीं जाती है। तो मैं भी यही कर रहा हूँ कि अगले जन्म के लिए इस वक्त मैं सिर्फ एक ही चीज अपने फिक्स डिपॉजिट में डाल रहा हूँ कि अच्छे कर्म। और कर्म, बुरा कर्म ये तक होता है किसी को रॉन्ग SMS भड़काओ भेजना, वो भी बुरा कर्म है जी। बुरा कर्म ये भी है कि गाड़ी से उतर के आप अरे अभी 2 मिनट में आए और कुछ भी खरीद रहे हैं और पीछे से लोग चिल्ला रहे हैं, गाड़ी है पा पू कर रहे हैं, आप साइड में हटा नहीं रहे हो गाड़ी जी। पार्किंग जरा आगे जाके पैदल आ जाइए पीछे। छोटी छोटी जो बातें होती है ना, वो कार्मिक अकाउंट उसका बहुत बड़ा बनता है। छोटी सी भी तकलीफ ना दें किसी को, पार्किंग में, उठने में, बैठने में। नल बंद करें, लोग नल ऑन रख के शेव करते जाते, ये भी बैड कर्मा है। लोग हंसेंगे मेरी बात पे, लेकिन बाद में पता चलेगा थोड़े दिन के बाद जी। सिर्फ यही चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ लोगों से कि सुबह उठ के अपने रूम का शुक्राना करें, पलंग का करें, अपने हाथ से घड़ी करें, जूते जो पहनते हैं उसको लात मार के वो फेंक के उतारे नहीं। सबका मतलब एक एक चीज को जब आप प्यार करने लगते हैं ना और बड़ी इज्जत करने लगते हैं तो आप दुनिया को भी प्यार करने लग जाएंगे, इज्जत, और अपने आप को भी जी। और जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे आपको कोई नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ऑन एयर मेहमान में ये थे फिल्म अभिनेता सुरेश ओबेरॉय, जिनसे हम कर रहे थे ढेर सारी बातचीत। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
जुदा न होंगे, दिल से खफा न होंगे, मौसम बदले तो बदले